हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है इस खूबसूरत से चैनल में जिसका नाम है मिस्टीरियस केमिस्ट्री। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का बायोलॉजी वाला पोर्शन, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो आज हम पढ़ेंगे। इसके अंदर 101% एनसीईआरटी कवर है, कुछ पार्ट ऐसा जो एनसीईआरटी में नहीं है वो भी, और 100% एनसीईआरटी कवर है जो आपके बायोलॉजी के परफॉर्मेंस को बूस्ट कर देगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट होते कौन हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म को। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, किंगडम प्लांटी को हमने डिवाइड करा था एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो हम एंजियोस्पर्म को हम फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं, याद रखेंगे। एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें सीड का फॉर्मेशन भी होता है और फ्रूट का फॉर्मेशन भी होता है। तो याद रखना कि एंजियोस्पर्म के अंदर सीड भी बनेगा और फ्रूट का फॉर्मेशन भी होगा। तो हम बात करते हैं आगे फ्लावर की। तो फ्लावर के जो हम पार्ट देखते हैं, हमारे पास हैं 4 पार्ट फ्लावर के। सबसे पहला आता है कैलिक्स, सेकंड कोरोला, थर्ड एंड्रोशियम और फोर्थ गाइनोशियम। कैलिक्स कौन सा पार्ट होता है? कैलिक्स जो कैलिक्स है और कोरोला है, दोनों को ही हम क्या बोलते हैं? नॉन एसेंशियल वर्ल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन में, या हम बात करें रिप्रोडक्शन में, कोई हेल्प नहीं करते हैं। कैलिक्स जो होता है उसको हम सेपल, कोरोला को पेटल, एंड्रोशियम को स्टेमन और गाइनोशियम को कार्पल बोलते हैं। कैलिक्स जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। जो कलर्ड पोर्शन होता है फ्लावर का उसको हम कोरोला बोलते हैं। जो कलर्ड पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोरोला बोलते हैं। एंड्रोशियम को हम क्या बोलते हैं? मेल यूनिट या कंसिस्ट ऑफ स्टेमन। गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ कार्पल, या हम बोलते हैं इसको फीमेल यूनिट। तो हमसे अगर कोई पूछता है कि फ्लावर के अंदर कितने वर्ल एसेंशियल हैं? 2। कितने नॉन एसेंशियल हैं? वो हैं ऊपर वाले 2, कैलिक्स, कोरोला नॉन एसेंशियल वर्ल। और ये कैसे होते हैं? स्टेराइल होते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन में कुछ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो है वो हमारे एसेंशियल वर्ल है, ये फर्टाइल हैं। एंड्रोशियम स्टेमन, गाइनोशियम कार्पल। एंड्रोशियम को मेल यूनिट और गाइनोशियम को फीमेल यूनिट हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकंड स्लाइड आती है हमारी प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। ये सेकंड हेडिंग है अपनी, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन में हम सबसे पहले क्या याद रखना है हमने कि शूट एपिकल मेरिस्टेम होती है। ये कहाँ है? स्टेम के ऊपर है। मेरिस्टेम वो पार्ट होता है जो डिवाइडिंग टिश्यू होता है। डिवाइडिंग टिश्यू को हम मेरिस्टेम बोलते हैं या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या होना है? शूट एपिकल मेरिस्टेम, वो कन्वर्ट होगी रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम में। शूट एपिकल मेरिस्टेम कन्वर्ट इनटू रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम, देन इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है कि जो किस तरीके से फ्लावर का अरेंजमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लोरेसेंस। 11th की मॉर्फोलॉजी में दे रखा है इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोस टाइप का और साइमोस टाइप का, आप वहां पर चेक कर सकते हैं एक बार। तो सबसे पहले याद रखना है, सबसे पहले शूट एपिकल मेरिस्टेम, देन रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम, थर्ड इन्फ्लोरेसेंस, देन फ्लावर बड, देन फ्लावर। तो 4 चीज क्या याद रखनी है हमने? शूट एपिकल मेरिस्टेम, रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर बड एंड फ्लावर। अपनी थर्ड स्लाइड के आगे चलते हैं हम। थर्ड में हम पढ़ते हैं स्टेमन के बारे में। स्टेमन हमने अभी आपको क्या बताया था? स्टेम हमने बताया था एंड्रोशियम को। एंड्रोशियम को हम क्या बोलते हैं? कंसिस्ट ऑफ स्टेमन, मेल यूनिट। स्टेमन कैसा होता है? कुछ इस तरीके से फिगर दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर। हम देखते हैं, इसके पास 2 पार्ट। स्टेमन के पास 2 पार्ट, कौन कौन सा? पहला एंथर, तीसरा फिलामेंट। स्टेमन के पास 2 पार्ट, एक आता है एंथर, दूसरा आता है फिलामेंट। जो ये ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं? एंथर। और नीचे जो नीचे लॉन्ग स्टॉक की तरह है उसको हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट। तो एंथर के अंदर क्या क्या आता है देखेंगे। एंथर कैसा होता है? कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। सबसे पहला टर्मिनल होता है, ठीक है। बाइलोब्ड होता है, यानी कि इसके अंदर देखने को मिलते हैं 2 लोब, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बाइलोब्ड बोलते हैं। डाइथिकस, यानी कि जो ये 2 थीका हैं इस तरीके से, इनको हम क्या बोलते हैं? ये डाइथिकस होता है। और इसमें 4 स्पोरेंजिया होते हैं, यानी कि ये टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है। तो ये स्ट्रक्चर याद रखेंगे। और दूसरे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? एंथर टर्मिनल है, बाइलोब्ड है, डाइथिकस है, टेट्रा स्पोरेंजिएट है। टर्मिनल, बाइलोब्ड, डाइथिकस और टेट्रा स्पोरेंजिएट। फिलामेंट क्या है? फिलामेंट जो है लॉन्ग है और सिलेंडर स्टॉक, यानी कि लंबा है, यानी कि लॉन्ग है और सिलेंडर के समान स्ट्रक्चर है, जो कि प्रॉक्सिमली अटैच्ड टू थैलेमस। इंपॉर्टेंट चीज, ये जो प्रॉक्सिमली नीचे की तरफ जो अटैच्ड होता है वो थैलेमस से अटैच्ड होता है, और डिस्टल यानी कि ऊपर की तरफ से जो अटैच्ड होता है वो एंथर से अटैच्ड
होता है। तो याद रखना है इसको, एनसीईआरटी में गिवन है कि जो फिलामेंट होता है वो प्रॉक्सिमली अटैच्ड होता है थैलेमस से। थैलेमस को हम बोलते हैं बेस ऑफ फ्लावर, फ्लावर के बेस को हम थैलेमस बोलते हैं। तो स्टेमन के सबसे पहले दो पार्ट याद करेंगे हैंड टू हैंड कि एंथर है, फिलामेंट है। एंथर कैसा है? टर्मिनल है, बाइलोब्ड है, डाइथिकस है, टेट्रा स्पोरेंजिएट है। दूसरा फिलामेंट जो है लॉन्ग है, स्लेंडर स्टॉक है, प्रॉक्सिमली अटैच्ड टू थैलेमस, यानी कि प्रॉक्सिमली थैलेमस से अटैच्ड है, यानी कि थैलेमस का मतलब बेस ऑफ फ्लावर। तो अब याद रखना है इसमें, जैसे एक एंथर है, एक एंथर कैसा था? बाइलोब्ड, यानी कि एक एंथर में दो लोब हैं, एक एंथर में दो लोब हैं। और एक एंथर कैसा था? टेट्रा स्पोरेंजिएट, यानी कि एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है या 2 लोब हैं। अब हम बात करें हर एक लोब के अंदर, एक लोब के अंदर 2 थीका, एक लोब के अंदर 2 थीका होते हैं, यानी कि एंथर जो है वो कैसा है? एंथर है हमारा डाइथिकस। एंथर कैसा है हमारा? डाइथिकस, 2 थीका है एंथर के अंदर। सेकंड आता है एक एंथर 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है। अब क्वेश्चन कैसे आपसे पूछ सकता है, जैसे हम बात करें, हमसे बोलता है एक एंथर है अपने पास, एक एंथर है, इस एक एंथर के अंदर हमारे पास 240 पॉलन ग्रेन है। हमसे बोला एक एंथर में 240 पॉलन ग्रेन है, तो हमसे पूछ सकता है एक माइक्रोस्पोरेंजिया में कितने होंगे, एक माइक्रोस्पोरेंजिया में कितने पॉलन ग्रेन होंगे। हमें पता है एक एंथर के अंदर 240 पॉलन ग्रेन, और एक एंथर में होते कितने हैं? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर 240 पॉलन ग्रेन। आया समझ? एक एंथर में हमसे क्वेश्चन है बोला 240 पॉलन ग्रेन। अब हमने पता है एक एंथर में होंगे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, तो हम बोल सकते हैं कि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया में होंगे 240 पॉलन ग्रेन। तो एक माइक्रोस्पोरेंजिया में कितने होंगे? 240/4, 240/4, तो कितने आ जाएंगे यहाँ पर? ये 60 पॉलन ग्रेन आ जाएंगे, यानी कि एक माइक्रोस्पोरेंजिया में कितने पॉलन ग्रेन आ गए? 60 पॉलन ग्रेन आ गए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे? आया समझ कि एक एंथर में 240 पॉलन ग्रेन अगर गिवन है तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया में दे रखे हैं कितने? 240 पॉलन ग्रेन, तो एक माइक्रोस्पोरेंजिया में 60 पॉलन ग्रेन। इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम, इसके डायग्राम देखें क्या क्या है हमारे पास। ये एंथर, नीचे फिलामेंट। एंथर के अंदर ये क्या दिखा रखे हैं? ये अंदर जो है रेड रेड से ये पॉलन ग्रेन है, और ये क्या है? ये पॉलन सैक है जहां पॉलन ग्रेन देखने को मिलता है। ओके, तो आगे क्या दे रखा है? माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप टू बिकम अ पॉलन सैक एंड देन पैक्ड विद पॉलन ग्रेन, यानी कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो कन्वर्ट काय में होगा? पॉलन सैक में, देन वो पॉलन ग्रेन उसके अंदर होंगे। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। इसको एक बार नोट करना चाहें कर सकते हैं, वरना इसका जो पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पर, लिंक आपका नीचे दे रखा है। अगर लिंक से अगर ओपन नहीं होता है टेलीग्राम तो आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं मिस्टीरियस केमिस्ट्री। चलिए आगे देखते हैं। अब एक माइक्रोस्पोरेंजियम की जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या आता है? हमने पता है इसमें 4 वॉल लेयर होती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या है? इट इज सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स। कौन कौन सी? सबसे पहली एपिडर्मिस, दूसरी एंडोथीशियम, तीसरी मिडिल लेयर और फोर्थ आती है टेपेटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर। कौन कौन सी? सबसे पहली एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टेपेटम। एपिडर्मिस जो होती है इट इज आउटर मोस्ट सिंगल लेयर्ड, यानी कि एपिडर्मिस जो है सबसे बाहर वाली लेयर है, और इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, यानी कि ये प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। दूसरी आती है एंडोथीशियम, ये काय में हेल्प करती है? ये पॉलन ग्रेन को रिलीज करने में, यानी कि डेहिसेंस ऑफ एंथर में हेल्प करती है। तीसरी आती है मिडिल लेयर, इसका भी काम क्या होता है? प्रोटेक्टिव और डेहिसेंस दोनों में काम करती है, लेकिन ये मैच्योरिटी होने पर ये डिजेनरेट कर जाती है। ये एनसीईआरटी के बाहर का पॉइंट है, भूलना चाहे भूल सकते हैं इसको, लेकिन याद रखना एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर तीनों का काम प्रोटेक्शन और डेहिसेंस करना, डेहिसेंस ऑफ एंथर में हेल्प करती हैं। और फोर्थ लेयर जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इनर मोस्ट लेयर होती है इस माइक्रोस्पोरेंजियम की। कैसी होती है? टेपेटम इनर मोस्ट लेयर होती है, और ये क्या करती है? इट नॉरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, यानी कि जो पॉलन ग्रेन डेवलप हो रहा है उसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? टेपेटम प्रोवाइड करती है।
और ये शो करती है पॉलीप्लॉइडी, इसके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेपेटम इनर मोस्ट लेयर है जो काय में हेल्प करती है, किस चीज में हेल्प करती है, वो नॉरिशमेंट प्रोवाइड करती है, किसको, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम टेपेटम का होता है और ये पॉलीप्लॉइडी शो करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, एक वर्ड दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू क्या है, जब एंथर यंग होता है, जब एंथर यंग होता है, व्हेन एंथर इज यंग, तो होमोजीनियस सेल, एक जैसे दिखने वाली सेल कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं और एक स्ट्रक्चर बनाती हैं। कहां पर, इन द सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, उसको हम बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। पहला क्वेश्चन कि स्पोरोजीनस टिश्यू बनता कब है, जब एंथर यंग होता है, जब एंथर यंग होता है, व्हेन एंथर इज यंग, तो स्पोरोजीनस टिश्यू बनता है। कैसे बनता है, होमोजीनियस सेल से, और होता कहां पर है, इन द सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर पर। ओके, आगे देखते हैं हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पहले हम नाम से देखते हैं, माइक्रोस्पोर यानी कि माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन को, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी कि माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक, आगे देखें हम क्या बोला इन्होंने, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, यानी कि माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन कहां से बनता है, पीएमसी यानी कि पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर बना, या हम बोल सकते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल भी, दोनों एक ही चीज हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल से या पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर बना, उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। किसके थ्रू बना, मियोसिस के थ्रू, मियोसिस के थ्रू, यानी कि मियोसिस को हम क्या बोलते हैं, आपने 11th में पढ़ा होगा, मियोसिस का मतलब होता है रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन। ये इधर दिखा रखा है हमने, क्या होगा, स्पोरोजीनस टिश्यू होगा, यानी कि हमने बोला माइक्रोस्पोर मदर सेल, स्पोरोजीनस टिश्यू क्या करेगा, मियोटिक डिवीजन करेगा, बनाएगा क्या, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ऐसे भी हम इधर समझ सकते हैं, हमने बोला माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करेगी, मियोसिस करेगी, क्या शो करेगी ये, मियोसिस, मियोसिस करेगी और क्या बनाएगी, माइक्रोस्पोर। इसको रिडक्शन डिवीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि माइक्रोस्पोर मदर सेल 2n डिप्लॉइड सेल होती है और माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड होता है। ओके, तो मियोसिस के थ्रू होता है, याद रखेंगे इसको, कहां से बनता है, पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल से। ओके, आगे देखिए, जब एंथर मैच्योर होगा तो क्या होगा, माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स क्या करेगा, डेवलप होगा, पॉलन ग्रेन बनाता है। माइक्रोस्पोर कहां होते हैं, पॉलन ग्रेन बनाते हैं, याद रखेंगे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, याद रखेंगे इसको। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड किससे डेवलप होता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड किससे डेवलप होता है, तो आंसर लगाएंगे आप स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू भी मियोटिक डिवीजन करके माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, ये सब एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, एक बार देखिएगा। आगे अब हमारी न्यू हेडिंग है जिसका नाम है पॉलन ग्रेन के बारे में हमने पढ़ना है। पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट। ये किसको शो करता है, ये मेल गैमेटोफाइट को बताता है। एक चीज याद रखनी है, पॉलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं होता, पॉलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं होता, पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ओके, याद रखेंगे, पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट, जबकि पॉलन ग्रेन इज नॉट मेल गैमेट, पॉलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये स्फेरिकल होता है जनरली ये कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। इसका डायमीटर कितना होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर। इसका डायमीटर कितना होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर का इसका डायमीटर होता है। पॉलन ग्रेन जो होता है उसके पास 2 लेयर्ड वॉल, पॉलन ग्रेन कंसिस्टिंग ऑफ 2 लेयर्ड वॉल। कौन कौन सी, सबसे पहली आउटर होती है एक्साइन और इनर होती है इंटाइन, यानी कि पॉलन ग्रेन के पास 2 वॉल लेयर्ड है, एक है एक्साइन एक है इंटाइन। एक्साइन कैसी है, आउटर बाहरी, यानी कि आउटर तरफ जो है वो एक्साइन है और इनर जो है वो इंटाइन है। हमसे क्वेश्चन अगर पूछता है कि पॉलन ग्रेन की सेल वॉल को हम क्या बोलते हैं, तो पॉलन ग्रेन की सेल वॉल को हम स्पोरोडर्म बोलते हैं। पॉलन ग्रेन की सेल वॉल को हम स्पोरोडर्म बोलते हैं, जो अगर आउटर तो एक्साइन, इनर है इंटाइन। इतना याद रख सकते हैं आप, स्पोरोडर्म बोल सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर नहीं है।
ओके, पोलन ग्रेन स्फेरिकल जनरली होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर का, और पोलन ग्रेन 2 लेयर्ड वॉल, एक्साइन आउटर, इनर इंटाइन। ओके, आगे देखते हैं हम एक्साइन के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एक्साइन क्या होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक्साइन जो है वो स्पोरोपोलिन की बनी होती है, और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। स्पोरोपोलिन की कौन सी लेयर होती है, तो याद रखेंगे एक्साइन जो होती है वो स्पोरोपोलिन की बनी होती है। और ये क्या होता है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। ये ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल है जो हाई टेम्परेचर पर स्ट्रॉन्ग एसिड पर या अल्कली, इस हाई टेम्परेचर पर स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन हो या स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन हो, ये लेयर खराब नहीं होती है। अभी तक कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है जो स्पोरोपोलिन को डिग्रेड कर पाए। इसी वजह से ये किसकी तरह यूज होता है, इट इज प्रिजर्व एज फॉसिल्स। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो बहुत समय तक, आगे हम इस चैप्टर के एंड में देखेंगे, कुछ पोलन ग्रेन्स देखने को मिले हैं हमें जो 2000 साल 10,000 साल पुराने हैं, लेकिन वो खराब नहीं हुए अभी तक, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्साइन लेयर। और एक्साइन में भी किसकी वजह से, ड्यू टू स्पोरोपोलिन। तो याद रखना है एक्साइन जो होती है वो किससे बनी होती है, स्पोरोपोलिन से। मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल ड्यू टू स्पोरोपोलिन, पोलन ग्रेन विद स्टैंड हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कली। इसकी वजह से इट इज प्रिजर्व एज फॉसिल, इसको हम फॉसिल्स की तरीके से रख सकते हैं। जो आउटर लेयर होती है वो हार्ड होती है और डिसकंटिन्यूअस होती है। इंपॉर्टेंट, एक्साइन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, जबकि जो इंटाइन है वो कंटिन्यूअस लेयर है। ये डिसकंटिन्यूअस क्यों बोला हमने इसको, क्योंकि एक प्रोमिनेंट अपर्चर यानी कि जर्म पोर होता है कहाँ, एक्साइन के ऊपर, जहां पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। तो अगर ये कंटिन्यूअस लेयर होती तो स्पोरोपोलिन पूरी ऊपर से कवर्ड होता, अगर ये कंटिन्यूअस लेयर होती तो स्पोरोपोलिन इस तरीके से पूरा कवर्ड होता, जबकि ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, एक पर्टिकुलर अपर्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर, जहां पर क्या होता है, जहां पर स्पोरोपोलिन नहीं होता, जहां से जर्म पोर से आगे पोलन ट्यूब बनेगी। इसको हम आगे देखेंगे। जर्म पोर से क्या होगा, पोलन ट्यूब बनेगी जो फीमेल पार्ट यानी कि ओवरी तक पहुंचेगी। इसको हम आगे देखेंगे। अभी सिर्फ याद रखना है आपने कि जर्म पोर इज अ प्रोमिनेंट टेम्परेचर वेयर स्पोरोपोलिन एब्सेंट। अब अगर क्वेश्चन पूछ ले कि एक्साइन के ऊपर स्पोरोपोलिन तो होती है, लेकिन एक्साइन का ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होती है, तो याद रखेंगे जर्म पोर। जर्म पोर पर स्पोरोपोलिन नहीं होती है। ओके, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्साइन में स्पोरोपोलिन मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, इसकी वजह से पोलन ग्रेन हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग अल्कली में भी रह सकता है। कोई एंजाइम स्पोरोपोलिन को डिग्रेड नहीं कर सकता। और जर्मपोर ऐसी जगह है जहां पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। एक्साइन डिसकंटिन्यूअस लेयर है। ओके, आगे हम देखते हैं इंटाइन। इंटाइन कौन सी लेयर है हमारी, इनर। एक्साइन कौन सी थी, आउटर। इंटाइन कैसी है, इंटाइन मेड अप ऑफ सेल्यूलोज और पेक्टिन, यानी कि सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। कौन, इंटाइन लेयर। इंटाइन मतलब ये इनर लेयर है, इनर है और थिन है, इनर है और थिन है। इंटाइन में आप याद कर सकते हैं, लिखा है इनटाइन। इनटाइन, इन मतलब इनर है और टिन मतलब ये थिन है। ओके, छोटी सी ट्रिक है, याद रखना चाहे रख सकते हैं, अपना आप ऐसे याद हो जाए तो वो और अच्छी बात। इनर यानी कि और थिन है कौन सी, इंटाइन लेयर। ये कैसी होती है, ये होती है कंटिन्यूअस। कैसी लेयर होती है ये, कंटिन्यूअस। आगे क्वेश्चन, आगे पॉइंट दे रखा है, साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि जो पोलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म होता है वो सराउंडेड किससे होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होगा। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। जो पोलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दो, एक साथ आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे हमने बोला एक्साइन है और हमारे पास क्या है, एक एक्साइन है और एक हमारे पास है इंटाइन। एक्साइन कैसी है, आउटर हार्ड। इंटाइन कैसी है, इनर थिन। एक्साइन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। इंटाइन कैसी है, कंटिन्यूअस। एक्साइन किससे मिलकर बना है, स्पोरोपोलिन से। इंटाइन किससे मिलकर बना है, सेल्यूलोज और पेक्टिन से। ओके, और स्पोरोपोलिन जहां एब्सेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जर्मपोर। इतना इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड है अपनी पोलन एलर्जी। पोलन एलर्जी, इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। पोलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीसीज, यानी कि बहुत सारी स्पीसीज ऐसी होती हैं पोलन ग्रेन की जो एलर्जी कॉज कर देती हैं। ठीक, यानी कि सेवर एलर्जी एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शन, यानी कि जो हमारी रेस्पिरेशन में जो ब्रोंकी होती है लंग्स के अंदर, उनके अंदर इन्फेक्शन वगैरह
हो जाता है, एलर्जी हो जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी के अंदर दिया है क्या, पार्थिनियम। पार्थिनियम को हम बोलते हैं कैरेट ग्रास। पार्थिनियम का एग्जाम्पल दिया है। पार्थिनियम क्या है, पार्थिनियम को हम कॉमन नेम बोलते हैं कैरेट ग्रास। ये एक एक्सोटिक स्पीसी है, यानी कि ऐसी स्पीसी जो बाहर से लाई गई उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोटिक स्पीसी। एक्सोटिक स्पीसी ये किसके साथ आई थी, कम इनटू इंडिया विद इंपोर्टेड व्हीट, यानी कि जो ऐसा व्हीट बाहर से हमने इंपोर्ट करा उसके साथ पार्थिनियम और कैरेट ग्रास एक वीड आ गया। ये क्या करता है, ये करता है सेवर एलर्जीज करता है और ब्रोंकियल एफ्लिक्शन, एंड इसकी वजह से क्या होता है, लीड टू रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी हो जाते हैं, जैसे अस्थमा है और ब्रोंकाइटिस है। याद रखेंगे इसको। पॉलन एलर्जी में पार्थिनियम और कैरेट ग्रास याद रखना है, एक एक्सोटिक स्पीसी है, यानी कि जो स्पीसी बाहर से आई है। ओके, आगे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट के 60% एंजियोस्पर्म के अंदर जो हम बात कर रहे हैं किसकी, पॉलन ग्रेन की। जो पॉलन ग्रेन होता है उसके पास दो सेल, कौन कौन सी, पहली आती है वेजिटेटिव सेल, दूसरी आती है जनरेटिव सेल। पहली आती है वेजिटेटिव सेल, दूसरी आती है जनरेटिव सेल। ये किसकी सेल है, पॉलन ग्रेन के अंदर है जब वो मैच्योर करता है। होता क्या है, पहले वेजिटेटिव सेल के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। वेजिटेटिव सेल कैसी होती है, बिगर, और जनरेटिव सेल कैसी होती है, स्मॉलर। वेजिटेटिव सेल कैसी होती है, बिगर होती है, और जनरेटिव सेल होती है स्मॉलर। वेजिटेटिव सेल होती है अबंडेंट फूड रिजर्व, यानी कि इसके पास फूड बहुत सारा होता है। ये कैसी होती है, लार्ज होती है, बिगर ऊपर लिखा है नीचे लार्ज, और इसका न्यूक्लियस इर्रेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है। कैसा होता है, इर्रेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है किसका, वेजिटेटिव सेल का। ओके, जनरेटिव सेल जो है वो स्पिंडल शेप की होती है। किस शेप की होती है वो जनरेटिव सेल, स्पिंडल शेप की होती है जनरेटिव सेल। अब होता क्या है कि जो पॉलन ग्रेन मैच्योर हुआ, दो सेल्स बनी, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। ऐसा 60% एंजियोस्पर्म में होता है। कैसा होता है, 60% एंजियोस्पर्म में जो पॉलन ग्रेन शेड करता है, जो मैच्योर करता है, वो कैसा बनता है, सबसे पहले वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल में। यानी कि 60% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन जो होता है वो 2 सेल्ड स्टेज पर शेड करता है। ओके, 60% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन शेड एट 2 सेल्ड स्टेज, जबकि जो 40% एंजियोस्पर्म में उनमें क्या होता है, उनमें वेजिटेटिव सेल होती है। ठीक, जो जनरेटिव सेल होती है ये 2 मेल गैमीट प्रोड्यूस करती है स्टार्टिंग से ही, यानी कि ये वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमीट, टोटल कितनी हो गई, 3 सेल्ड स्टेज। यानी कि जो 40% एंजियोस्पर्म हैं उनमें जो पॉलन ग्रेन शेड करेगा वो क्या करेगा, वेजिटेटिव सेल 3 सेल्ड स्टेज पर करेगा, एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमीट। ये 2 मेल गैमीट बने कहाँ से, जनरेटिव सेल से। जनरेटिव सेल माइटोटिकली डिवाइड करी और 2 मेल गैमीट का फॉर्मेशन किया। अब क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि ये जो पॉलन ग्रेन है ये कौन कैरी करता है, पॉलन ट्यूब के थ्रू जाता है। अब क्वेश्चन कि हमसे पूछ सकता है कि ऐसे कितने परसेंट एंजियोस्पर्म में, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, कितने परसेंट एंजियोस्पर्म में जो पॉलन ग्रेन होता है उसके पास पहले से ही 2 मेल गैमीट होते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं, इन हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ एंजियोस्पर्म, in how many percent of angiosperm pollen tube initially carry 2 male gamete। शुरुआत से ही उसके पास 2 मेल गैमीट होते हैं। इनिशियली शुरुआत से ही उसके पास 2 मेल गैमीट होते हैं, तो आंसर क्या जाएगा उसका, 40%। यानी कि 40% एंजियोस्पर्म ऐसे होते हैं जिनमें शुरुआत से ही 2 मेल गैमीट होते हैं, जबकि 60% एंजियोस्पर्म में बाद में वो जनरेटिव सेल डिवाइड करती है। इसको हम आगे डिटेल में फिर से देखेंगे इस चीज़ को, अभी सिर्फ आपने याद रखना है 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल्ड स्टेज और 40% में 3 सेल्ड स्टेज। ठीक, अगर आपसे डायरेक्टली को पूछ लेता है कि मैच्योर मेल गैमेटोफाइट कितने सेल का होता है, वो सब 3 सेल्ड के ही होते हैं। मैच्योर मेल गैमेटोफाइट 3 सेल्ड का होता है। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए आप पॉज करके। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं पॉलन वायबिलिटी। पॉलन वायबिलिटी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। पॉलन वायबिलिटी का मतलब क्या होता है, द पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन रिटेन द एबिलिटी टू जर्मिनेट ऑन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा।
हाँ, तो एक बार और पढ़ते हैं। पोलन वाइबिलिटी, पोलन वाइबिलिटी की डिफिनेशन एक बार पढ़ें आप। पीरियड फॉर विच द पोलन ग्रेन रिटेन द एबिलिटी टू जर्मिनेट ऑन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा, यानी कि पोलन वाइबिलिटी वो टाइम पीरियड होता है पोलन ग्रेन का कि जितने टाइम पीरियड के अंदर अगर वो फंक्शनल रहेगा, कितने टाइम पीरियड तक पोलन ग्रेन फंक्शनल रहेगा और उतने ही टाइम पीरियड में उसको स्टिग्मा के साथ जर्मिनेट करना है, यानी कि स्टिग्मा के पास जाकर गिरना है और ओवरी के साथ उसको फ्यूज करना है। यानी कि पोलन वाइबिलिटी के लिए हम क्या बोल सकते हैं? पोलन वाइबिलिटी इज अ फंक्शनल टाइम पीरियड। पोलन वाइबिलिटी इज व्हाट? इट इज अ फंक्शनल टाइम पीरियड, फंक्शनल टाइम पीरियड ऑफ पोलन ग्रेन, यानी कि कितने टाइम तक पोलन ग्रेन फंक्शनल रहेगा, उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? पोलन वाइबिलिटी। ये स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करती है। जैसे हमने बोला राइस और वीट प्लांट के लिए, राइस और वीट प्लांट की पोलन वाइबिलिटी होती है 30 मिनट। राइस और वीट प्लांट की पोलन वाइबिलिटी होती है 30 मिनट, जबकि 3 फैमिली दे रखी है, लेग्यूमिनोसी, रोजेसी और सोलेनेसी। इनका होता है सेवरल मंथ्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि राइस और वीट का 30 मिनट होता है पोलन वाइबिलिटी, जबकि लेग्यूमिनेसी, रोजेसी, सोलेनेसी ये 3 फैमिली हैं जिनका होता है सेवरल मंथ। और पोलन वाइबिलिटी डिपेंड कर सकती है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के ऊपर भी। टेम्परेचर बदलेगा तो पोलन वाइबिलिटी चेंज हो सकती है और ह्यूमिडिटी के ऊपर भी ये चीज़ डिपेंड करती है। आपने याद क्या रखना है? पोलन वाइबिलिटी राइस की और वीट प्लांट की 30 मिनट, राइस की और वीट प्लांट की होती है 30 मिनट, जबकि 3 फैमिली दे रखी हैं, लेग्यूमिनेसी, रोजेसी और सोलेनेसी, इनकी होती है सेवरल मंथ्स। ओके, इसको हम आगे देखेंगे। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोलन प्रोडक्ट। इंपॉर्टेंट, पोलन प्रोडक्ट क्या होते हैं? पोलन जो होते हैं, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं। पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, जिसकी वजह से ये जो एथलीट्स होते हैं और हॉर्स होते हैं, हॉर्स भी कौन से? जो रेस में यूज होते हैं, यानी कि जो रेस में जो हॉर्स यूज होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए हम पोलन प्रोडक्ट का यूज करते हैं या पोलन ग्रेन का यूज करते हैं, बिकॉज ये न्यूट्रिएंट में बहुत ही ज्यादा रिच होते हैं। और ये पोलन प्रोडक्ट जो होते हैं वो टैबलेट्स के और सिरप्स के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। इसको एक बार रीड कर लेंगे तो आप अपने 4 ऑप्शंस में से लगा सकते हैं कि पोलन प्रोडक्ट रिच इन न्यूट्रिएंट, और कहाँ कहाँ यूज होते हैं? एथलीट्स इसका यूज करते हैं और ऐसे हॉर्सेस जो रेस में यूज होते हैं। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है पोलन बैंक। पोलन बैंक, पोलन बैंक, पोलन बैंक क्या होते हैं? पोलन बैंक इस तरीके से हम यूज करते हैं इनको, द स्टोरेज ऑफ पोलन ग्रेन, यानी कि जो पोलन ग्रेन का स्टोर करना है हमको बहुत समय के लिए, फॉर ईयर्स, सेवरल ईयर्स तक, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोलन बैंक्स बोलते हैं, जहां पर हम पोलन ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। अब हम किसकी कैसे स्टोर करते हैं? लिक्विड डाइनाइट्रोजन, किसका हम यूज कर सकते हैं? लिक्विड डाइनाइट्रोजन का हम यूज करते हैं। और टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, ये नीट में भी आया हुआ है, लिक्विड डाइनाइट्रोजन का, और -196 डिग्री सेल्सियस, इंपॉर्टेंट, -196 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको स्टोर करते हैं। और इस टेक्निक को हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि क्रायो प्रिजर्वेशन कितने टेम्परेचर पर होती है? तो याद रखेंगे -196 डिग्री सेल्सियस, और किसकी प्रेजेंस में होती है? लिक्विड डाइनाइट्रोजन की। ओके, जहां पर हम पोलन ग्रेन को स्टोर करते हैं उसको हम बोलते हैं पोलन बैंक्स। ये हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम अगला टॉपिक अपने स्टार्ट करेंगे। और जो भी हमारे नोट्स थे अगर आप अपने हाथ से बनाएं तो वो बेस्ट है। बाकी अगर आपको इसको PDF फॉर्म में चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ओपन कर सकते हैं जिसका नाम है मिस्टीरियस केमिस्ट्री। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और अगर लिंक वहाँ से ओपन नहीं होता है तो आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं मिस्टीरियस केमिस्ट्री नाम से। ठीक, तो तब तक के लिए ओके बाय, और इसको चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ठीक है, फिर आगे मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।